हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर स्पेस का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने वेक्टर स्पेस की बेसिक जानकारियां ले ली थी, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि स्पानिंग सेट क्या होता है, मतलब जो किसी सदिश समष्टि का विस्तारक समुच्चय क्या होता है, लीनियर स्पानिंग सेट किसे कहते हैं, फिर सदिश समष्टि की बेसिस या आधार क्या होता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, फिर हम कोशेंट स्पेस पढ़ेंगे, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन देखेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल्स एंड बेसिस और सबसेट की काउंटिंग करेंगे कि इसकी कितनी बेसिस हो सकती हैं या कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस का स्पानिंग सेट किसे कहते हैं या विस्तारक समुच्चय किसे कहते हैं? एक समुच्चय S जो सदिश समष्टि V का स्पानिंग सेट कहते हैं। एक सेट S को वेक्टर स्पेस V का स्पानिंग सेट कहते हैं यदि S के अवयव अपने लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरा V को बना दे। अर्थात कोई सेट V का स्पानिंग सेट कहलाएगा यदि V का प्रत्येक अवयव S के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाए। ठीक है, दैट इज कि S बराबर मान लीजिए V1 V2 से Vn कोई n एलिमेंट्स का सेट है जो कि क्या है, वेक्टर स्पेस का सबसेट है। अभी ये केवल सबसेट है। तब यदि फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V, तब V के प्रत्येक एलिमेंट को कैसे ऐसा होगी सच दैट V बराबर V1 V2 V3 और Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। कौन सा? V का प्रत्येक अवयव स्मॉल v लीनियर कॉम्बिनेशन में S के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा ना, इसलिए S को हम क्या कह देंगे, स्पानिंग सेट ऑफ S या स्पानिंग सेट ऑफ V। इसका मतलब होगा कि S स्पान्स V। S किसको स्पान कर रहा है? V को। V क्या है? वेक्टर स्पेस। या कह देंगे कि S जनरेट्स V। S V को जनरेट कर रहा है, या S इज स्पानिंग ऑफ V। V इज, या इसको बोल देंगे V इज स्पानड बाय S। एक ही बात है कि कैसे भी इसको कह लीजिए। जैसे देख लिए कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और वेक्टर स्पेस क्या दे रखा है, R³ का स्पानिंग सेट है। और क्यों है? क्योंकि फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू T, क्योंकि R³ में कैसे एलिमेंट आएंगे, 3 टपल्स में एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे A B C लिख दें या एक्स वाई जेड लिख दें, और इनको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? इससे देखिए 1 0 0 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1 और एक्स वाई जेड, इससे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वापस क्या बन जाएगा, ये एक्स वाई जेड ही बन जाएगा, एक्स वाई जेड ही बन जाएगा। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, ये R³ को स्पान कर रहा है, या इसको R³ को जनरेट कर रहा है, ये 3 एलिमेंट का सेट ही। तो जो ये सेट हो गया, ये R³ का क्या हो गया, स्पानिंग सेट हो गया। अब देखिए, किसी समुच्चय का रैखिक विस्तार समुच्चय, मान लीजिए हमें कोई एक सेट दे रखा है, तब उसका लीनियर स्पान सेट क्या होगा, उसके सभी संभव लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट हो जाएगा। देखिए, तो किसी समुच्चय S के सभी संभव लीनियर कॉम्बिनेशंस, रैखिक संचयों का समुच्चय S का लीनियर स्पान कहलाता है। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, लीनियर स्पान ऑफ सेट S से इसको दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं L ऑफ S, या S से जनरेटेड सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस। अब S सेट में एलिमेंट्स कौन से हैं, V1 V2 V3 Vn, जो कि अब लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, α1 V1 प्लस α2 V2, इस तरह लिखते हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, समेशन ऑफ अल्फा i Vi, जहाँ अल्फा i F से आ रहा है और Vi कहाँ से आ रहा है, S से, जो हमें सेट दिया गया हो। S के सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट क्या होता है, LS। तो इस तरीके से जहाँ अल्फा i बिलोंग्स टू F एंड Vi बिलोंग्स टू S। अब देखिए, लीनियर स्पान सेट ऑफ S का जो लीनियर स्पान सेट है, तो वो क्या होगा, S को रखने वाला VF की सबसे छोटी उपसमष्टि होती है। ठीक है, जो LS है, लीनियर स्पानिंग सेट है, वो S को कंटेन करने वाला VF का सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है। यदि S इज सबसेट ऑफ S2, तो VF की 2 उपसमष्टियां हैं, S1 और S2। किस तरीके से हैं कि S1 सबसेट हो S2 का, और S1 और S2 दोनों VF की 2 सब स्पेस हैं या उपसमष्टियां हैं। तब क्या होगा, लीनियर स्पान ऑफ S1, क्योंकि ये भी सेट है ये भी सेट है, तो इसका विषय भी क्या बना सकते हैं, लीनियर स्पान, मतलब S1 से के सभी संभव लीनियर स्पान का या रैखिक संचयों का समुच्चय। LS1 भी क्या होगा, सबसेट होगा LS2 का। और एल एस यूनियन एस टू इज इक्वल टू एल एस
वन प्लस L S2, इसके लीनियर स्पान का सेट प्लस इसके लीनियर स्पान का सेट। लीनियर स्पान ऑफ S1 वो हो जाएगा लीनियर स्पान ऑफ S1। S इज इक्वल टू अगर 5 दे रखा है तब L ऑफ S लीनियर स्पान ऑफ F बराबर केवल 0 हो जाएगा। ठीक है, S इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ S, ये होता है, हमेशा होता है, क्योंकि इस डेफिनेशन से हम कह पा रहे हैं ना कि LS S को रखने वाला, तो इसलिए वो S को कंटेन करेगा। S बराबर LS, ये इक्वल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ S V का सब स्पेस हो। ठीक है, यदि S वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस होता है तो हम S बराबर LS कह पाते हैं। ये वाइस वर्सा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होल्ड करता है। फिर देखिए, फाइनाइटली एंड इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, कोई हमें वेक्टर स्पेस दे रखा है, वो अगर किसी फाइनाइट सेट से जनरेट हो जाएगा तो उसे हम कह देंगे फाइनाइटली जनरेटेड, और यदि उससे नहीं होगा तो हम कह देंगे इनफाइनाइटली जनरेटेड। तो देखिए, यदि सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस किसी परिमित उपसमुच्चय से जनित हो जाए, मतलब जनरेट हो जाए, और जनरेट का मतलब उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से प्रत्येक V का प्रत्येक अवयव बन जाए, तो V को फाइनाइटली जनरेटेड कहते हैं, तथा जो फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है वह इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक है, जैसे Rn है, अब S में V1 V2 V3 Vn से जनरेट हो जाता है, Rn है वो n एलिमेंट से जनरेट हो जाता है, इसलिए फाइनाइटली जनरेटेड सेट कहलाता है। जैसे कि R³ R है, तो इसका जो कोई एक सेट लें और इस तरीके से लें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इससे जनरेट हो जाएगा पूरा, जो कि हम पहले देख के भी आए हैं। तो यह क्या हो जाएगा? R3 R, इसको क्यूब नहीं बोल देंगे, क्यूब इसमें केवल ये इसकी डायमेंशन होती है यहाँ पे। तो R3 R जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। अब देखिए, सदिश समष्टि का आधार, कि जो वेक्टर स्पेस की बेसिस किसको कहते हैं? तो बेसिस सीधा सा अर्थ ये है कि वह छोटे से छोटा सेट जो पूरे V वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देगा वही हमारा क्या हो जाएगा? बेसिस हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर स्पेस VF को जनरेट करने के लिए V के कम से कम जिन अवयवों की आवश्यकता हो उन्हें बेसिस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा कि जनरेटेड सेट, कि किसी भी वेक्टर स्पेस को किसी सेट से जनरेट कर दिया जाए तो उसका जनरेटेड सेट कहलाता है। लेकिन बेसिस किसको कहेंगे? वह छोटे से छोटा सेट जो V को जनरेट कर दे उसको हम बेसिस कहेंगे। तो माना S बराबर V1 से Vn कोई एलिमेंट है, VF का बेसिस है। यदि वो बेसिस है तो बेसिस के एलिमेंट क्या होते हैं? आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तब पहला V1 V2 Vn रैखिकतः स्वतंत्र होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। सेकंड, V1 V2 Vn स्पान्स V, ये V को स्पान करते हैं, मतलब V को जनरेट कर देते हैं। जो S बेसिस के एलिमेंट हैं वो V को जनरेट करते हैं। और कैसे जनरेट करते हैं? देखो, ये जैसे R3 R है ना, ये इसकी बेसिस कहलाएगी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से जनरेटेड है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? बेसिस हो जाएगी। और इससे छोटा इसको जनरेट नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? बेसिस कह देंगे। S R3 की बेसिस है। स्पान्स V, तो L ऑफ S लीनियर स्पान ऑफ S बराबर V, अर्थात V के पूरे अवयव बना देगा कौन? ये जो बेसिस के अवयव हैं। अब देखिए, बेसिस किसे कहते हैं? अब इसी में जो हमने पढ़ा है, वो जो हमारी ये डेफिनेशन है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आ गया ना, Vn रैखिकतः स्वतंत्र होते हैं, कि लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्मॉलेस्ट स्पानिंग सेट, मतलब सबसे छोटा वह सेट जो हमारे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। साथ ही जो सेट हम ले रहे हैं उसमें जितने भी एलिमेंट लिए गए हैं वो क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आगे ये बहुत ही आगे काम आने वाला है, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट फाइंड करने में, कि जो हमें कोई सेट दिया गया है वो उसके एलिमेंट्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो बेसिस होती है, बेसिस के जो एलिमेंट होते हैं वो लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं उसमें, या इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं, और स्मॉलेस्ट स्पानिंग सेट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सम स्टैंडर्ड बेसिस, कुछ जो हमें वेल नोन वेक्टर स्पेसेस हैं उनकी हम बेसिस देखते हैं, उनकी बेसिस क्या होती है, उन्हें हम सीधा याद भी रखते हैं और
इतना कुछ उसमें होता नहीं है खास, कि R2R की बेसिस क्या होगी 1 0 0 1, R3R की बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, RNR की बेसिस में इसी प्रकार से n टपल्स के एलिमेंट्स होंगे और n एलिमेंट्स होंगे। CR की बेसिस 1 और आयोटा, क्योंकि CR में क्या होता है x प्लस आयोटा वाई टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, x प्लस आयोटा वाई टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो जैसे ही इसमें एलिमेंट्स होते हैं तो इनको कैसे करेंगे कि x को तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, तो इसलिए ये स्पान कर देगा प्रत्येक उसको, C के प्रत्येक एलिमेंट को इससे हम लिख सकते हैं। तो इसलिए CR की बेसिस क्या होती है 1 आयोटा, RR की बेसिस क्या होती है 1, C2C की बेसिस क्या होती है 1 0 0 1। अभी C2C की 1 0 0 1 क्या होती है, क्योंकि यहाँ C है, तो ये जो हम वो α1 α2 लेंगे वो C से ही लेंगे, इसलिए ये हो जाती है। C3R की बेसिस क्या होगी, अब C3R के लिए क्या होगा, हम जो α1 लेंगे ना, α1 α2 जो फील्ड के एलिमेंट्स लेंगे वो केवल रियल नंबर्स होंगे, तब उसमें आयोटा इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि ये 3 टपल्स में आएंगे ना, और आयोटा 0 0 0 आयोटा 0 आयोटा 0 0 आयोटा, इस प्रकार की इसकी बेसिस बनेगी। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6। C2R की बेसिस क्या होगी, C2R जैसे ही C2R आया तो उसमें 1 0 0 1 आयोटा 0 और 0 आयोटा टाइप की ये पूरी बेसिस हो जाएगी। PNR की बेसिस, PNR क्या होता है पॉलिनोमियल्स का वेक्टर स्पेस, इसकी बेसिस क्या होगी, जैसे n है तो n डायमेंशनल है तो इसमें n+1 एलिमेंट होंगे, क्योंकि शुरू में क्या होता है एक 1 + x स्क्वायर टाइप की हम बनाते हैं ना, तो उसमें 1x x स्क्वायर और x की पावर n, इसमें n+1 एलिमेंट होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि बाकी सब में देखिए इसमें 2 है तो इसमें 2 एलिमेंट, 3 है तो 3 एलिमेंट, n है तो n एलिमेंट, CR है तो इसमें C में x प्लस आयोटा y टाइप के एलिमेंट आते हैं तो 2, R में 1, तो इसी तरह। लेकिन इसमें PNR में एक एलिमेंट बढ़ जाता है n+1, क्योंकि हम यहाँ से देख के सीधा ऐसे अनुमान लगा लेते हैं कि यह n है 3 है 2 है, तो लेकिन इसमें क्या होता है n है तो n+1 एलिमेंट्स इसमें इसकी बेसिस में होते हैं। जैसे P5R को हम कैसे लिखेंगे, 5 पदों की जो हमारी क्या होगी पॉलिनोमियल होगी, जो 5 घात का बहुपद होगा वो इस टाइप का होगा 1 + x + x स्क्वायर + x³ + x4 + x5, इसमें कुछ मल्टीप्लाई इसमें कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं। M2×2 की बेसिस क्या होगी, 2×2 मतलब जो 2×2 की जो मैट्रिसेज हैं उनका जो वेक्टर स्पेस बनेगा उसकी बेसिस क्या होगी, उसकी बेसिस में 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इसी प्रकार 3 की होगी तो हम उसमें अपने ये अलग अलग एलिमेंट्स निकाल लेंगे। तो ये तो हो गए वेल नोन, जो हम देखते रहते हैं कि ये यहाँ वेक्टर स्पेस बन रहे हैं तो इनकी बेसिस क्या होगी। आगे चल के हम और एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस होंगी और कुछ हमें वेक्टर स्पेस या सब स्पेस बना के दे दिए जाएंगे, तो उनकी डायमेंशन या उनकी बेसिस निकालनी होगी, तो वो आगे हम देखेंगे। अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। डायमेंशन का सीधा सा फंडा है कि पहले उसकी बेसिस निकाल लिए, जितने उसके बेसिस में एलिमेंट्स होंगे वो उसकी डायमेंशन कहलाएगी, ठीक है। वेक्टर स्पेस V को बनाने के लिए उसके बेसिस या आधार में जितने अवयवों की आवश्यकता है वह वेक्टर स्पेस की विमा कहलाती है, ठीक है। दैट इज बेसिस के अवयवों की संख्या बराबर डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। यदि बेसिस फाइनाइट तो वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जो वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है वो क्या होगा, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यदि डायमेंशन ऑफ V बराबर n तब कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट S में अधिकतम n अवयव हो सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि डायमेंशन ऑफ V बराबर n है तब कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में अधिकतम n अवयव हो सकते हैं, और यदि n से अधिक अवयव हमें दे रखे हैं तो हम सीधा कह देंगे कि वह सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है। अब देखिए नल स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, 0 होती है। R2 R3 Rn की डायमेंशन क्या होती है, 1 2 3 4, इस तरह ही इसकी डायमेंशन होती है। अब देखिए डायमेंशन ऑफ Fn F डैश, यहाँ पे F से डिफरेंट दिखाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ F डैश लिखा गया है। F डैश क्या होता है, अंदर फील्ड होता है।
कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, जैसे Rn/R, ठीक है। तो उसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, उसकी डायमेंशन इस तरह निकालते हैं कि n मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ f डैश, ठीक है। तो जैसे डायमेंशन ऑफ Rn/R बराबर n डायमेंशन ऑफ R की डायमेंशन क्या होती है 1, तो n.1 बराबर n। डायमेंशन ऑफ C2R, तो हम क्या करेंगे अब इसमें इस n को n लिखते हैं, तो 2 को यहाँ लिख दिया, तो n डॉट डायमेंशन ऑफ CR, और CR की डायमेंशन क्या होती है 2, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। CR की डायमेंशन मतलब उसके बेसिस में कितने एलिमेंट है, CR की बेसिस में कितने एलिमेंट है 2, तो वही उसकी डायमेंशन होती है 2.2 बराबर 4, ठीक है। अब देखिए डायमेंशन के लिए हम सीधा इन्हीं एग्जांपल्स को देख सकते हैं। R2R की बेसिस क्या होगी, ये है, तो R2R की डायमेंशन क्या हो गई, इसके बेसिस में कितने एलिमेंट 2, तो डायमेंशन क्या हो गई 2। R3R की डायमेंशन 3, क्योंकि इसके बेसिस में 3 एलिमेंट है। Rn की R की डायमेंशन n, क्योंकि इसके बेसिस में n एलिमेंट है। CR की डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई 2, क्योंकि इसके बेसिस में 2 एलिमेंट है। R और R की डायमेंशन 1। R2C की डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन 2 होगी। C3R की डायमेंशन क्या होगी 1 2 3 4 5 6 होगी इसकी डायमेंशन। इसलिए डायमेंशन में कभी धोखा नहीं खा जाना, आपकी डायमेंशन भी वही लगा दें और बेसिस भी वही लगा दें। बेसिस एक सेट होता है जबकि डायमेंशन एक नंबर होता है। तो C3R में कितने डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, ये 6 डायमेंशन का। और इसको निकालते कैसे हैं, तो इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। जैसे CQR है ना, तो पहले तो क्या लिख देंगे 3, और CR की डायमेंशन 2, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से ये सभी का हम निकाल सकते हैं। यदि वेक्टर स्पेस फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो कोई भी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट VF की बेसिस होता है। ये हमारा पिछला जो हम यहाँ पढ़ के आए हैं इसको और अधिक सेटिस्फाई कर रहा है, या इसी के बेस पे वो स्टेटमेंट भी हम कह पा रहे हैं। क्योंकि देखिए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो इसका जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा सबसे बड़ा, वो उसकी क्या हो जाएगी बेसिस हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसकी बेसिस से बड़ा कोई भी सेट हम ले रहे हैं तो वो डेफिनेटली लीनियरली डिपेंडेंट होगा, मतलब आश्रित हो जाएगा। अब देखिए एक होती है एक्सटेंडेड थ्योरम। एक्सटेंडेड थ्योरम अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ हम बेसिस के रेफरेंस में इसको लेते हैं। किसी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का लीनियरली इंडिपेंडेंट फाइनाइट सबसेट को बढ़ाकर हम V की बेसिस बना सकते हैं। तो ये एक्सटेंडेड थ्योरम इस तरीके से हम लेते हैं। जैसे R³ R वेक्टर स्पेस है तथा 1 0 0 0 1 0 R³ का फाइनाइट सबसेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तब हम इसे बढ़ाकर एक्सटेंड करके हम R³ की बेसिस बना देंगे, जिसमें एक एलिमेंट और 0 0 1 ऐड किया, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट ही हम ऐड कर देंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगी बेसिस मिल जाएगी, जो R3 की बेसिस है। अब देखिए WVF का सब स्पेस है, तब डायमेंशन ऑफ W हमेशा छोटी होगी डायमेंशन ऑफ V से। जब WVF का सब स्पेस है तो सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से हमेशा छोटी या उसके बराबर होती है। बराबर कब होगी, जब W पूरा V के ही बराबर हो जाए। डायमेंशन ऑफ W बराबर डायमेंशन ऑफ V, यदि और केवल यदि W बराबर V हो, क्योंकि किसी भी सेट का खुद भी एक सबसेट ही होता है। अब W1 W2 दो सब स्पेसेस हैं, तब हम क्या कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बराबर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे सीधे क्वेश्चंस भी बनते हैं, और कुछ अब इनमें कुछ भी हमें दे देगा और कोई एक चीज़ हमसे एक टर्म कोई भी हमसे पूछ सकते हैं। फिर देखिए डायमेंशन ऑफ V मीन्स वेक्टर स्पेस, W1 W2 का डायरेक्ट सम है, तब डायरेक्ट सम को कैसे लिखते हैं
डायरेक्ट सम के लिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तब डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बराबर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 बराबर डायमेंशन ऑफ V सिंस डायरेक्ट सम। और डायरेक्ट सम में क्या होता है, W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर 0 होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो सीधा हम यही कह देंगे। फिर हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस, पूरक उपसमष्टि। यदि W V की उपसमष्टि है तो W डैश को W का पूरक कहते हैं। यदि जो पूरक एंगल वाला कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए, या किसी भी तरीके से कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए कि जब W किसी कोई उपसमष्टि है या सब स्पेस है तो W डैश V का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस। और कैसे होगा कि दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पूरा V मिल जाए, और उनमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन क्योंकि W और W डैश दोनों क्या हैं, सब स्पेसेस हैं, तो उनमें सब स्पेसेस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो 0 एलिमेंट है, वो तो कॉमन होगा ही होगा, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो W1 इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सम। दोनों का हम डायरेक्ट सम करें और पूरक को कैसे लिखते हैं, W डैश से लिखते हैं। दोनों का डायरेक्ट सम पूरा V के बराबर हो, जहाँ पे दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ 0 एलिमेंट होना चाहिए। फिर आते हैं कोसेट्स ऑफ सब स्पेसेस की उपसमष्टि का कोसेट। तो W कोई सब स्पेस है, किसका, वेक्टर स्पेस V का। तब U बिलोंग्स टू V के लिए एक सेट, जो हम कोसेट ग्रुप पढ़ के आए हैं, कोसेट रिंग पढ़ के आए हैं, उस टाइप से ये होता है। तो W प्लस U W का दायां कोसेट कहलाता है। और इसमें एलिमेंट्स कैसे आते हैं, W प्लस U बराबर स्मॉल w, जहाँ स्मॉल W का कोई एक एलिमेंट है, स्मॉल w प्लस U, W बिलोंग्स टू W, और U तो हम V से ले ही रहे हैं। ये तो हो गया दायां कोसेट्स या राइट कोसेट, और इसमें जब लेफ्ट से अप्लाई करेंगे तो इसको ये हो जाएगा लेफ्ट कोसेट या बायां कोसेट। अब देखिए कोशेंट स्पेस, जैसे कोशेंट ग्रुप होते हैं वैसे ही कोशेंट स्पेस होते हैं कि V अपॉन W टाइप का, जहाँ V वेक्टर स्पेस है और W वेक्टर सब स्पेस है, किसका, V का ही, तो इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट स्पेस कहते हैं। यदि W V का सब स्पेस है तब V अपॉन W में एलिमेंट कैसे आएंगे, W प्लस U, फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V। V के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा सेटिस्फाई ये करेगा। तो इसमें क्या आएंगे, U प्लस W, ये तो हो जाएगा लेफ्ट, और ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, को W के सापेक्ष V की विभाग समष्टि कहते हैं या कोशेंट स्पेस कहते हैं। V अपॉन W जो खुद एक वेक्टर स्पेस बनाता है, और ये क्या होता है, अब तक हम क्या कह रहे थे, इसको विभाग सेट या कोशेंट सेट कह रहे थे, जो हमें क्या बनाएगा, कोशेंट ये सब स्पेस बनाएगा, और संक्रियाएं वही जो V की होंगी वही होंगी। और इसमें अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें जो समवर्तता होल्ड होनी चाहिए, तो W प्लस U प्लस W प्लस V, मान लीजिए दो एलिमेंट हैं, उनको जैसे ही ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा UW, तथा A डॉट W प्लस U बराबर W प्लस A डॉट U, जो इन दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। तो यह V अपॉन W कोशेंट स्पेस कहलाता है, जहाँ V अपॉन W V का सब स्पेस होता है। तो मतलब हम ये देखना है हमें, इस टाइप कहीं भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमसे प्रूव नहीं करवाएगा कि ये कोशेंट स्पेस है या नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो वो कोशेंट सब स्पेस उसका होता है। इस पर क्या, इसकी डायमेंशन पे क्वेश्चंस बनते हैं, V अपॉन W कहीं दे देगा और हमसे डायमेंशन पूछ लेगा, बताइए V अपॉन W की डायमेंशन क्या होगी, बस। तो आइए इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो देखेंगे। तो पहले तो हम जो हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट सबसेट सब स्पेस के पूरक उपसमष्टि। तो डायमेंशन ऑफ V डैश बराबर डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, क्योंकि जो डायमेंशन ऑफ W डैश प्लस डायमेंशन ऑफ W बराबर डायमेंशन ऑफ V बनाता है।
तो इसका इस तरह हो जाएगा। अब देखिए, यदि u डैश और v डैश बिलोंग्स टू v, तब w प्लस यू बराबर w प्लस यू डैश, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि u माइनस यू डैश बिलोंग्स टू w। ठीक है, ये एक कंडीशन इसकी होती है, किसकी? कोशेट ऑफ एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू w। ठीक है, कोशेट्स ऑफ सब स्पेस, w का जो सब स्पेस है उसका जो कोसेट बनेंगे उनको, उनके लिए ये कंडीशन होती है। अब देखिए, डायमेंशन ऑफ v अपॉन w, जहाँ v अपॉन w क्या है? कोशेंट स्पेस है, तो डायमेंशन ऑफ v अपॉन w बराबर क्या होता है? डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। इसको इजीली ऐसे देख सकते हैं, अगर डिवीजन में है तो वो माइनस हो जाता है। तो डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ w बराबर डायमेंशन ऑफ v, अच्छा सॉरी, w डैश। तो ये कहाँ से निकल रहा है? ये देखिए, ये इक्वल है, तो ये इसको हम क्या बोल देंगे? तो डायमेंशन ऑफ v अपॉन w बराबर ये। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? डायमेंशन ऑफ v अपॉन w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w डैश, जहाँ w डैश क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। w डैश w का पूरक या कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस है। अब कार्डिनलिटी में क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ v अपॉन w इज लेस देन इक्वल टू v की कार्डिनलिटी, और w की कार्डिनलिटी तो v से छोटी होगी, क्योंकि w क्या है? सब स्पेस है, और v अपॉन w भी क्या? सब स्पेस बनाता है, तो वो भी क्या होगा? उसकी कार्डिनलिटी भी उससे जो मेन जो हमारा सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस दे रखा है उससे छोटी ही होगी। अब देखते हैं डायमेंशन के बारे में, कि हमें सीधी कुछ सब स्पेस या वेक्टर स्पेस दे देगा और हमसे डायमेंशन के बारे में उससे पूछ लेगा, बताइए इसकी डायमेंशन क्या है। देखिए, सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन, अब ये तो हमें सीधा दे रखा है, लेकिन वो हमसे पूछ ले कि n क्रॉस n की n क्रॉस n की मैट्रिसेस का क्या है? वेक्टर स्पेस है, जिसमें एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं? R से। ठीक, n क्रॉस n मान लीजिए। इस तरीके से वो वेक्टर स्पेस हमें दे देगा और पूछ लेगा, बताइए उसकी क्या है? डायमेंशन क्या है। तो और n क्रॉस n की ऐसी मैट्रिसेस की सदिश समष्टि है जो सिमेट्रिक हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि सिमेट्रिक में ये होता है कि जैसे n क्रॉस n है यहाँ से यहाँ तक, तो जो एलिमेंट यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा, तो इसलिए यहाँ तक जो एलिमेंट आएंगे, यहाँ तक आगे आने पर ये सभी रिपीट हो जाएंगे यहाँ से। जैसे यहाँ वो है, यहाँ वो होगा, यहाँ दो एलिमेंट सेम है तो यहाँ भी वही दो एलिमेंट सेम होंगे। तो ये या तो कह देंगे ये एलिमेंट्स इन पर डिपेंड कर रहे हैं, या ये एलिमेंट इन पर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब इनसे यहाँ तक एलिमेंट लिखने के बाद इनको हम यूं का यूं लिख दें तो ये पता चल जाएंगे, तो ये एलिमेंट किन पर डिपेंड कर जाएंगे? ऊपर वाले एलिमेंट्स पर। इसलिए हम जो इसकी डायमेंशन बताएंगे वो यहाँ तक के एलिमेंट्स को जोड़कर इसकी डायमेंशन बता देंगे। अतः डायमेंशन ऑफ एम मतलब सममित मैट्रिसेस का जो वेक्टर स्पेस होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी? उसकी डायमेंशन यहाँ से एक से डायगोनल पर n एलिमेंट होते हैं ना, तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स का योग करते करते हम n तक आएंगे। तो क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। n एलिमेंट्स का n संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। फॉर रियल के लिए तो हो गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू। और जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, r की जगह यहाँ कॉम्प्लेक्स ले लेंगे, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हमने आगे जो पढ़ी थी उसमें देखिए, यहाँ से जैसे ही हमने r ऑफ r लिया तो 1 था, लेकिन जैसे c ऑफ r लिया, कॉम्प्लेक्स के लिए ले लिया, तो ये 2 हो गई। तो और जैसे ही देखिए r टू r में 2 एलिमेंट थे, लेकिन जैसे ही c टू r किया तो उसके एलिमेंट c टू r किया तो उसके एलिमेंट 4 हो गए। तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है सीधा c लगाते ही किसी में भी। तो जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, n इंटू एन प्लस वन फॉर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। ये आप याद रखना, फॉर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ये है। अब स्क्यू सिमेट्रिक
की डायमेंशन क्या होगी। जब हमें कोई वेक्टर स्पेस ऐसा दे दिया कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट है, जो हमारा मैट्रिक स्पेस है वो, सॉरी मैट्रिक स्पेस नहीं, जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, सभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सेट है, तब हमारी डायमेंशन क्या होगी उसकी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो n तक हमने ऐड कर लिया और बाकी सब उस पर डिपेंड कर गए, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज तो जीरो होती हैं ऑलवेज। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ से हम क्या तक आएंगे, अब n तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि n की तो जीरो है, हमें पहले से ही पता है। और ये एंट्रीज क्या होंगी, यहाँ माइनस लगा के हम लिख देंगे, तो इन एंट्रीज, ये एंट्रीज इस पर डिपेंड, इधर वाली एंट्रीज पर डिपेंड कर जाएंगी। और जबकि डायगोनल की एंट्री 0 0 है तो ये भी यहाँ तक ऐड नहीं करेंगे, हम करेंगे 1 से n-1 तक ऐड करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, n इंटू n-1/2 फॉर r, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू n इंटू n-1/2, क्योंकि यहाँ तक n एलिमेंट होते हैं तो इससे जस्ट पहले की जो डायगोनल टाइप होगा उसमें n-1 एलिमेंट होंगे, इसलिए ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। स्केलर या अदिश मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होगी। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसकी डायगोनल एंट्रीज पे केवल एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा हो पूरे पे, तो इसको बोलते हैं अदिश मैट्रिक्स। अब इसकी देखो बाकी सब जीरो होंगे तो इनको कोई मतलब नहीं, इनका कोई मतलब नहीं। डायगोनल पे कितने एलिमेंट हैं, n, और n पर भी केवल एक ही एलिमेंट है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1 फॉर r। और जब कॉम्प्लेक्स की बात आ जाएगी तो वो 2 हो जाएगी, ठीक है। डायगोनल विकर्ण मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होती है। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है, इस टाइप की होती है जिसमें a b c d डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, क्योंकि डायगोनल के अलावा तो सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं ना, तो वो डायमेंशन ऑफ m बराबर n फॉर रियल, और कॉम्प्लेक्स के लिए 2n। वैसे ही मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n की डायमेंशन क्या होगी, तो उसकी होगी m क्रॉस n, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ कोई कंडीशन नहीं दे रखी ना। अब तक तो इनमें सभी में किसी में सममित, किसी में स्क्यू सिमेट्रिक, किसी में स्केलर, किसी में डायगोनल दे रखी थी, तो उसके हिसाब से हमने देख ली। जबकि सीधा हमसे पूछ ले कि m क्रॉस n मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होगी, तो हम m क्रॉस n ही लिख देंगे, और कॉम्प्लेक्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू m क्रॉस n फॉर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। अब देखिए कि वेक्टर्स का रैखिक कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन या रैखिक संयोजन, आगे चल के हम बेसिस पे और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए कि सदिशों का रैखिक संयोजन या लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। यदि v बिलोंग्स टू vf, मतलब वेक्टर स्पेस में कोई एलिमेंट v है, तब v को v1 v2 vn का रैखिक संयोजन या लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। यदि v को हम निम्न प्रकार से लिख सकें, v बराबर α1 v1 α2 v2 α3 v3, ऐसे ही αn vn बराबर दिस टाइप, जहाँ अल्फा वाले एलिमेंट्स फील्ड से आ रहे हैं f से, और v1 v2 कहाँ से आ रहे हैं, v से। तो जो v है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए v बराबर क्या है, 9 2 6 है, ये क्या है, वेक्टर है। v1 v2 और v3 इस प्रकार हैं, तब v बराबर 2v1 प्लस 4v2 प्लस 3v3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। क्यों लिख सकते हैं, जैसे ही हम यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ 4 रखेंगे और यहाँ 3 रख के इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 4 6 + 3 9, तो ये 9 आ गया। तो इसी तरीके से हम जैसी इसमें हम वैल्यूज रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इसलिए हम क्या कहते हैं कि v है जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। और इसमें α1 α2 α3 जो हम ले रहे हैं, ये वाले, इनको हम अलग अलग लेकर भी इसमें लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक नहीं होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक क्यों नहीं होता, अभी तो हमने क्या लिया, α1 α2 α3 को 2 4 3 ले लिया, लेकिन हम α1 α2 α3 को 2 2 1 भी ले लेंगे ना, तो भी हमारे ये बन जाएगा जो हमें ये दिया गया है, इसलिए वो यूनिक नहीं होता। जीरो वेक्टर हमेशा सीमित
सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। जीरो को तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लेंगे, वो उसको हम सीधा जीरो ले लेंगे। जैसे उसको जीरो लेंगे, जैसे उनको जीरो लेंगे, तो फिर तो चाहे वेक्टर आप कितने भी कैसे भी मल्टीप्लाई करो, तो ये ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा होता है। अब देखिए पी एन आर ओवर आर, डिग्री मैक्सिमम एन होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम एन, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। तब डायमेंशन ऑफ पी की पावर एन, पी की पावर एन नहीं, एन पावर का या एन डिग्री का पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, डायमेंशन क्या होगी, उसकी n+1 होगी, क्योंकि 1 + n + x² प्लस डैश 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 एक्स की पावर n टाइप का होता है। तो इसमें 1 2 3 4 इस तरह n+1 इसकी डायमेंशन होती है। P5x जो 5 डिग्री का जो पॉलिनोमियल है उसका क्या लेंगे, उनका हम एक वेक्टर स्पेस लेंगे, उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसकी डायमेंशन 6 हो जाएगी सीधी। ठीक है। अब देखिए यदि s बराबर 0 1 अल्फा दिस r³ की बेसिस है, तब इफ़ एंड ओनली इफ ये कंडीशन, जब हमें पता है कि अब हम क्या यूज करेंगे, हमारी शुरू की थ्योरी यूज करेंगे। यदि r³ की बेसिस ये दे रखी है हमें, तो हमें जानते हैं कि बेसिस के जो सभी एलिमेंट होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो जो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो वही यूज हम करेंगे। सिंस बेसिस के अवयव लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, उनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, जिनको हमने 0 1 अल्फा 1 0 1 अल्फा 1 लिखते ही नॉट इक्वल टू 0 लिखा। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास अल्फा पे कंडीशन आ जाएगी। करिए ओपन, इसके सापेक्ष ओपन करते हैं तो 0 -1 और ये क्या जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको जैसे ओपन करते जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर -1 2 नॉट इक्वल टू 0, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर -2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अल्फा नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2। यहाँ पे कंडीशन ये हमारी सी आंसर हो जाएगी। ठीक है। और हमने इसमें यूज क्या किया, केवल हमने बेसिस की जो डेफिनेशन में कंडीशन थी ये कि बेसिस के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की एक वीडियो अलग से बना रखी है। तो उसमें बता रखा है कि कोई भी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो उनका हम इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए कौन सा बेसिस नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये हमें दे रखे हैं कौन सा बेसिस नहीं हो सकता, सब में 3 एलिमेंट है तो हमें दिख रहा है कि ये R की बेसिस बनाएगा। अब कौन सा बना सकता है, तो पहले तो हम सबसे पहले क्या हो सकता है, बेसिस होने के लिए क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम ये शर्त चेक कर लेते हैं। अब आगे देखिए डायमेंशन ऑफ v/w बराबर 8 दे रखी है और डायमेंशन ऑफ w बराबर दे रखी है हमें 3। तब डायमेंशन ऑफ v क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। जो सिंस डायमेंशन ऑफ v/w के बराबर इज इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, जो कि हम यहाँ इसमें रख के आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, इस 3 को इधर भेजेंगे तो 8 + 3 11 आंसर। अब देखिए R4 पर ये हमें 2 क्या दे दिए, सब स्पेस दे दिए, वेक्टर स्पेस के 2 सब स्पेस दे दिए। तब डायमेंशन ऑफ W1 और W2 हमसे पूछी गई है। तब हमारे पास क्या होता है कि ऐसे यदि देखिए हमें क्या दे दिए, कंडीशंस के साथ अगर वो दे दे, कंडीशंस के साथ दे दे और हमसे डायमेंशन पूछ ले, तो हम सीधा क्या करेंगे कि जो जितने टपल्स का है उसको रखेंगे और उसमें से जो कंडीशन दी गई है, जितनी कंडीशन दी गई है उनको घटा देंगे, वही हमारी डायमेंशन हो जाएगी। तो डायमेंशन का शॉर्ट मेथड क्या होता है, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस बराबर नंबर ऑफ टपल्स माइनस नंबर ऑफ कंडीशंस। ठीक है, नंबर ऑफ कंडीशन। तो W1 में क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 टपल्स कितने हैं 4 माइनस कंडीशन क्या है 1, 4 - 1 और 3 आंसर। तो डायमेंशन तो इस तरीके से भी आसानी से निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ W2 क्या है, टपल्स कितने हैं 4 और कंडीशंस क्या हैं 2, 4 - 2
बराबर 2 आंसर, क्योंकि 2 कंडीशन, इसमें केवल 1 कंडीशन। अब देखिए, बेसिस यूनिक नहीं होती है, जो हमारा आधार होता है वो यूनिक नहीं होता है, लेकिन बेसिस में जो एलिमेंट्स की संख्या होती है वो हमेशा यूनिक होती है, कि उसमें उतने ही एलिमेंट, चाहे बेसिस आप जो भी लें उसमें एलिमेंट्स की संख्या समान होगी। जैसे आर क्यूब आर में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एक बेसिस है, साथ ही 2 0 0 0 2 0 0 0 2 भी एक बेसिस है। लेकिन देखो दोनों बेसिस हैं और यूनिक नहीं है बेसिस, क्योंकि ये भी बेसिस किसकी, आर क्यूब की, लेकिन इसमें एलिमेंट्स की संख्या समान है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब एलिमेंट्स की संख्या को क्या बोलते हैं, बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या को बोलते हैं हम डायमेंशन, इसलिए डायमेंशन यूनिक होती है। ठीक है, नल स्पेस की डायमेंशन 0 होती है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए कि काउंटिंग ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट्स। अब देखिए, यदि वी एफ एक वेक्टर स्पेस है तब, यदि वी एफ क्या है, केवल 0 स्पेस है, केवल उसमें 0 एलिमेंट है, तब केवल फाई ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ओनली 1। यदि डायमेंशन ऑफ वी बराबर n है तथा जो f है, जो फील्ड है वो इनफाइनाइट है, तो हम क्या कहेंगे, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट्स ऑफ वी इनफाइनाइट होंगे। यदि v और f में से कोई भी इनफाइनाइट हो गया तो हमारे पास सबसेट्स की जो काउंटिंग आएगी, जो सबसेट हैं वो इनफाइनाइट होंगे। यदि डायमेंशन ऑफ v बराबर इनफाइनाइट है तब लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट क्या होंगे, इनफाइनाइट ही होंगे। यदि डायमेंशन ऑफ v बराबर n और f की कार्डिनलिटी r या r p की पावर m, तब v की कार्डिनलिटी क्या होगी, f की कार्डिनलिटी की पावर डायमेंशन ऑफ v, जो हमने फर्स्ट पेज पे भी देखा था इसे, और उसको इस तरीके से हम लिख देते हैं। वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी किस तरीके से लिखते हैं इससे। अब देखिए बेसिस की गणना। अब जैसे हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट्स देखे थे, उसी तरह बेसिस कितने होंगे। तो यदि वी एफ वेक्टर स्पेस है तब ऊपर वाले सभी रूल सेम होते हैं। कैसे होते हैं, यदि वी एफ बराबर 0 तो बेसिस की संख्या 1, यदि डायमेंशन ऑफ वी बराबर n और f की कार्डिनलिटी इन्फिनिटी तो बेसिस की संख्या इन्फिनिटी, यदि डायमेंशन ऑफ v बराबर इन्फिनिटी तब बेसिस की संख्या इन्फिनिटी। ठीक है। अब देखिए सम डायमेंशन ऑफ स्पेशल वेक्टर स्पेसेस। अब पहले तो हमने क्या, जो वेल नोन वेक्टर स्पेस थे उनकी डायमेंशन हमने देखी थी या उनकी कार्डिनलिटी हमने देखी थी। अब देखते हैं हम जो कुछ स्पेशल वेक्टर स्पेस हैं उनकी डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन ऑफ आर एन एक्स, इसकी डायमेंशन होती है n+1, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। ये क्या है, पॉलिनोमियल टाइप के हैं, तो n+1 इनकी होती है और इसको n+1/1 फैक्टोरियल लिखते हैं। वैसे ही डायमेंशन ऑफ आर एन एक्स एंड एक्स या एक्स एंड वाई है शायद, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, n+1 इंटू n+2/2 फैक्टोरियल, और वैसे ही n आर एन एक्स वाई जेड तो n+1 n+2 n+3/3 फैक्टोरियल। ये वही लिखा हुआ है जो पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, v बराबर p(x, y) पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी घात या डिग्री 100 से कम है, तब डायमेंशन ऑफ v क्या होगी। अब घात या डिग्री 100 से कम है तो हम मैक्सिमम क्या लेते हैं, डायमेंशन निकालने के लिए क्या लेंगे हम, मैक्सिमम 99, कम से कम 100 से कम है तो एटमोस्ट 99 हो सकती है। एटमोस्ट 99 के लिए हम इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये 99 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, 99+1, किस फॉर्मूले से, इससे 99+1 99+2/2 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सम रिजल्ट्स हैं। यदि W1 W2 V के 2 सब स्पेसेस हैं और डायमेंशन ऑफ V बराबर n है तथा डायमेंशन ऑफ W1 बराबर डायमेंशन ऑफ W2 बराबर n-1 है, तब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 तथा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगी। अब देखिए डायमेंशन ऑफ W1 इन्होंने दे रखी है n-1, दोनों की डायमेंशन बराबर आ रही है तो इनके इंटरसेक्शन की डायमेंशन क्या होगी, तो इंटरसेक्शन की डायमेंशन n-1 होनी चाहिए, जबकि हमें पता है कि W1 और W2 में कम से एक एलिमेंट तो कॉमन होगा ही। कौन सा होगा, वो 0 एलिमेंट कॉमन होगा, इसलिए उसकी डायमेंशन एक n-1 से घट जाएगी तो वो n-2
2 हो जाएगी, सिंस 0 एलिमेंट कॉमन, सो n-2। अब देखिए, अब जो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, अब W1 प्लस W2 की डायमेंशन क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है उसका, ये फॉर्मूला होता है। और W1 इंटरसेक्शन W2 हमने n-2 निकाल ही लिया, तो ये क्या हो जाएगा n-1 प्लस n-1 माइनस n-2, तो ये 2n, तो ये इसकी डायमेंशन n हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसका हमने निकाल लिया है। अब देखिए, डायमेंशन ऑफ W बराबर डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस, जो हमने पहले भी देख चुके हैं। एग्जाम्पल VF क्या है, R2R, तथा W सब स्पेस क्या है, A1 A2, और कंडीशन दे दी 1, तब डायमेंशन ऑफ W, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो क्या होगा, तो वो जो टपल्स हम बोल रहे थे ना, तो टपल्स क्या है 2, और ये क्या है डायमेंशन ऑफ V, तो डायमेंशन ऑफ V तो R2 की डायमेंशन क्या होगी 2 माइनस, तो कंडीशन लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन दे रखी है 1, तो 2 - 1 बराबर 1, जो कि वही हमारा पुराना खेल है। अब देखिए कि R M क्रॉस N, अब ये मैट्रिसेस पे आ गए हैं हम, एंट्रीज कहाँ से है, R से। M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिसेस जिनकी एंट्रीज R से हैं, वह R पर वेक्टर स्पेस बनाती है, ये तो हम जानते हैं। तब डायमेंशन ऑफ R M क्रॉस N, या डायमेंशन ऑफ M क्रॉस N बराबर M डॉट N, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, W1 इज सबसेट ऑफ R की पावर नहीं है, R M क्रॉस N, तो इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, M क्रॉस N की मैट्रिसेस के, और इसमें कंडीशन क्या दे दी, पहली पंक्ति का योग 0 हो। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट रो इज 0। अब हम जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शंस, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन कितनी है, 1 है, तो हमारी क्या हो जाएगी, और जबकि इसका डायमेंशन क्या होती है Mn, तो Mn-1 हमारी डायमेंशन ऑफ W1 हो जाएगी। ठीक है, सिंस डायमेंशन V माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन। W2 क्या है, W2 में ऐसे एलिमेंट हैं M क्रॉस N के फर्स्ट कॉलम का योग 0, तो एक कंडीशन ये हो गई, तो क्या हो जाएगा Mn-1 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अब W3 क्या दे दिया, A M क्रॉस N, प्रत्येक पंक्ति का योग बराबर 0, प्रत्येक पंक्ति का योग बराबर 0 का मतलब हो गया कि पंक्ति कितनी है इसमें M पंक्तियाँ, A M क्रॉस N होता है तो उसमें M पंक्तियाँ होती हैं। जैसे ही M पंक्तियाँ हुई तो प्रत्येक पंक्ति का योग 0 दे दिया, तो उसने M कंडीशंस दे दी, प्रत्येक पंक्ति का योग उसने 0 दे दिया, मतलब उसने M कंडीशंस दे दी, इसलिए क्या हो जाएगा Mn-M हमारा आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पंक्ति का योग बराबर 0, कुल पंक्ति M, तो M पंक्तियों का योग 0 हो गया, तो M कंडीशंस उसमें हो जाएंगी। अब उसने बोल दिया कि W4 ऐसा है कि A M क्रॉस N है, प्रत्येक पंक्ति व प्रत्येक कॉलम का योग 0 है। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति कितनी है, M पंक्ति है तो M कंडीशन हो गई, N कॉलम है तो N कंडीशंस हो गई, M प्लस N कंडीशंस हो गई। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को वो करेंगे तो एक डायगोनल की एंट्री 2 बार काउंट हो जाएगी, इसलिए उसको एक बार घटा देंगे, तो M प्लस N-1 कंडीशंस हो जाएंगी, तो Mn-M प्लस N-1 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। इस तरह हमने वेक्टर स्पेस को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, वो वेक्टर स्पेस का ही एक पर्टिकुलर केस मान लीजिए, जैसे हम ग्रुप पढ़ते आए हैं, रिंग पढ़ते आए हैं, आगे उन पे फिर हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ी है, तो उसको भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी हम लीनियर वेक्टर होमोमॉर्फिज्म के टाइप में पढ़ेंगे, वो एक फंक्शन के टाइप में आएगा। तो आगे हम और लीनियर अलजेब्रा सेकंड के टॉपिक्स अब शुरू करेंगे। थैंक यू।